नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों अर्थात अपने देश भारत की जनता अर्थात अपने भारतीय अवाम से भारतीयता आधारित आपसी श्रद्धा, भारतीयता आधारित आपसी स्नेह, भारतीयता आधारित आपसी प्रेम, भारतीयता आधारित आपसी अखलाक मोहब्बत, भारतीयता आधारित आपसी सहयोग, भारतीयता आधारित आपसी सम्मान, भारतीयता आधारित आपसी एकता, भारतीयता आधारित आपसी भाईचारा तथा भारतीयता आधारित आपसी सद्भाव को समझने व उसे आत्मसात करके वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और इसके समस्त भारत में प्रचार प्रसार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को इसकी अहमियत और महत्व को समझाकर उसे अपनाते हुए वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु और प्रत्येक देशवासी को अपना ही भारतीय भाई बहन मानकर, समझकर और अपनाकर उनके साथ वैसा ही और उसी अनुसार आचरण एवं व्यवहार करने हेतु सतत, सदैव और हमेशा अदब के साथ, आदर के साथ अर्ज करता है, विनती करता है। सर्वप्रथम जो पिछले परसों के एपिसोड में जो भारतीय अवाम ताकत दल के झंडे के जो विभिन्न रंगों से जो बना हुआ है उसके पैगाम में एक बात छूट गई है। तो जैसा कि बताया गया है कि वो जो है 1:2 के अनुपात में वो झंडा रहेगा। मान लीजिए कि यदि 3 फीट लंबा है, ये 3 फीट चौड़ा है तो 6 फीट वो लंबा होगा, यानी लंबाई हमेशा चौड़ाई की दुगनी रहेगी। तो इसको बनाने के लिए 3 रंग की पट्टियाँ होंगी। उदाहरण के लिए है कि मान लीजिए 3 फीट चौड़ा और 6 फीट लंबा झंडा बनाना है, तो 1 फीट चौड़ा 6 फीट लंबा केसरिया का होगा। उसके बाद 1 फीट चौड़ा 6 फीट लंबा नीले रंग का होगा। फिर उसके बाद फिर 1 फीट चौड़ा 6 फीट लंबा वो हरे रंग का होगा। तो सबसे ऊपर केसरिया, उसके बाद नीला, सबसे ऊपर केसरिया 1 फीट चौड़ा 6 फीट लंबा, उसके बाद नीला 1 फीट चौड़ा 6 फीट लंबा, उसके बाद हरा 1 फीट चौड़ा 6 फीट लंबा। तो ये ऊपर से नीचे ये तीनों को मिला देंगे तो सबसे ऊपर केसरिया, इसके बाद नीला, इसके बाद हरा। तो जो केसरिया का यानी किन माने पैगामों का वो वाहक है, ये बताने में ये एक बिंदु छूट गया था। वो बिंदु है केसरिया जो है राष्ट्रभक्ति और अवाम परस्ती, राष्ट्रभक्ति और अवाम परस्ती, मतलब कि पेट्रियोटिज्म और लॉयल्टी एंड एलिजेंस टू दी पीपुल ऑफ इंडिया। तो राष्ट्रभक्ति मतलब है राष्ट्रभक्ति और अवाम परस्ती, मतलब पेट्रियोटिज्म और एलिजेंस एंड लॉयल्टी टू दी पीपुल ऑफ इंडिया। और इसके बाद जो बताया गया था, अब इस उद्देश्य को पाने के लिए क्या चाहिए? त्याग, बलिदान, कुर्बानी, सेक्रीफाइस। दूसरा शौर्य, पराक्रम, वैलर, शौर्य, पराक्रम, वीरता, वैलर। और चौथा है कि निर्भीकता
निडरता, फियरलेसनेस, ये चार माने पैगाम वो देता है केसरिया। मैं फिर से कह देता हूँ, पहला पैगाम है राष्ट्रभक्ति और अवाम परस्ती, पेट्रियोटिज्म एंड एलिजियंस एंड लॉयल्टी टू दी पीपुल ऑफ इंडिया। और इसके बाद और ये कब हासिल होगा? जबकि हम लोगों में वो त्याग, बलिदान, कुर्बानी, त्याग, बलिदान, कुर्बानी, सेक्रीफाइस करने की भावना आएगी। और फिर और उसके लिए और भी जो तीसरा है कि शौर्य, पराक्रम, वीरता, वैलर के गुण होंगे हमें अपने। और चौथा है कि निडरता, निर्भीकता और फियरलेसनेस। तो ये केसरिया रंग का ये चार पैगाम यानी पैगामों का वाहक है और द्योतक है। फिर बाद में जो नीला है वो हमारे जो बाबा साहब यानी हमारे परम आदरणीय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के आदर्शों को वो परिलक्षित करता है। क्या है? भारतीयता आधारित समता, भारतीयता आधारित बराबरी, भारतीयता आधारित एकता। तो ये है। और कर जो उसके नीचे जो हरा रंग है, हमारे भारतीय भाई बहनों में तरक्की और खुशहाली और भारतीय भाईचारा। तो ये तीन रंग हमारे देश के लिए अमूल्य हैं और बेशकीमती हैं, मूल्यवान हैं। तो ये बताना जरूरी है। कोई भी भारतीय भाई बहन इस तरह का झंडा बना सकता है और उस पर मुहर भारतीय अवाम ताकत दल का लगा भी सकता है। अपने घरों में भी लगा सकता है, सार्वजनिक स्थानों पर भी लगा सकता है। और भारतीय अवाम ताकत दल अभी संसाधनों के लिए कोशिश कर रहा है, संघर्ष कर रहा है। जब ये हो जाए वो होगा तो स्वयं जो है घर घर और सार्वजनिक जगहों पर ये लगवा देगा। और हमारे भारतीय भाई बहन चाहें तो वो भी लगा सकते हैं इसी तरह से। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे आदरणीय श्री उदय उमेश ललित, हमारे आदरणीय यू ललित था, क्या है? माननीय मुख्य न्यायाधीश भारत गणराज्य हैं। उनकी विशेषताएं कुछ हैं कि जो 72,000 मामलों की जो मामले जो है अभी वो पेंडिंग है, बकाया मामले हैं, तो उनकी पेंडेंसी को ख़त्म करने के लिए कुछ साहसी कदम उठा रहे हैं और काफ़ी नॉर्म जो है वो समझा रहे हैं अपने ब्रदर एंड सिस्टर जजेस को भी और बार काउंसिल ऑफ इंडिया को भी। ये बहुत देश के लिए बहुत ही सराहनीय कदम है, स्वागत योग्य कदम है। यदि वो 74 दिनों में इतना कर सके और उनके आने वाले जो उनके बाद आने वाले शायद डी.वाई. चंद्रचूड़ साहब भी यदि उसी परंपरा को काम रख सके और उनके बाद कोई संजीव खन्ना करके हैं वो भी भारत के मुख्य न्यायाधीश का पद ग्रहण करेंगे, यदि परंपरा जारी रही, बहुत कम ही दिनों में जो 72,000 की जो पेंडेंसी है, जो बकाया केसेस हैं, वो निपट जाएंगे। और ये देश के लिए बहुत ही आवश्यक और बहुत राहत देने वाला ये कदम है। और ख़ास करके तब जबकि न्यायपालिका के लिए एक
कार्डिनल स्टोन पैगाम है कि जस्टिस डिलेड इज द जस्टिस डिनाइड। तो जो न्यायपालिका का एक कार्डिनल स्टोन पैगाम है, जस्टिस डिलेड इज द जस्टिस डिनाइड, मतलब देर से दिया हुआ न्याय, देर से दिया हुआ न्याय नहीं होता है। और जो कि यह उद्देश्य न्यायपालिका नहीं कर पा रही थी, इस उद्देश्य की पूर्ति न्यायपालिका और खासकर विशेष करके हमारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस उद्देश्य की पूर्ति नहीं कर पा रहा था। लेकिन अब जो राह दिखाई है हमारे आदरणीय उदय उमेश ललित जी, माननीय मुख्य न्यायाधीश भारत गणराज्य ने, तो इससे उम्मीद जगी है इस देश को कि वाकई में वो नौबत नहीं आ सकती कि जस्टिस डिलेड इज द जस्टिस डिनाइड वाली नौबत नहीं आ सकती। न्याय मिलेगा समय के अंदर। एक भारतीय नागरिक होने के नाते श्री यू ललित साहब से एक अर्ज और है, एक विनती और है। कुछ ऐसे वकील हैं जो कि लोग कहे जाते हैं बड़े महंगे हैं। अब महंगे हैं, कितना महंगे हैं ये विषय तो उनका है, लेकिन वो हमारे सर्वोच्च न्यायालय को बुली करते हैं। बुली शब्द अंग्रेजी का, बुली मतलब वो डरा करके। और ऐसे वकीलों का एक गिरोह है जिसमें कपिल सिब्बल सबसे आगे है। तो कपिल सिब्बल, प्रशांत भूषण, दुष्यंत दवे, राजीव धवन, मीनाक्षी अरोड़ा और लोग। तो ये जो है ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय से न्याय नहीं, उसको बुली करके। और देश को याद होगा कि जब श्री दीपक मिश्रा भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश भारत गणराज्य की हैसियत से जब राम मंदिर केस को देखना चाह रहे थे, और ये कपिल सिब्बल बराबर ये कोशिश कर रहा था कि इस केस को टाला जाए और 2019 के बाद इसको डिसाइड किया जाए। तो श्री दीपक मिश्र के इस दृढ़ विचार को देखते हुए उसने एक घिनौनी चाल चली, उन पर महाभियोग चलाने की धमकी दी और चला भी। जबकि कपिल सिब्बल को भी मालूम था कि उसकी न तो लोकसभा में और न ही राज्यसभा में जो है उस कांग्रेस पार्टी की या जीएनपीसी गांधी नेहरू परिवार चंद्रा चौकड़ी कांग्रेस की बहुतायत है या मेजॉरिटी है। लेकिन तब भी वो केस लाया। और तो उसको मालूम था कि न तो लोकसभा में न तो राज्यसभा में इतनी मेजॉरिटी है कि वो श्री दीपक मिश्र भूतपूर्व माननीय भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश पर वो इम्पीचमेंट महाभियोग वो चला सके। और सौभाग्य से जब वो केस लाया ये कपिल सिब्बल, तो कपिल सिब्बल को थोड़ी बहुत उम्मीद थी राज्यसभा से, तो उसने पहले राज्यसभा में ही उसको मूव किया और उसको तत्कालीन पीठासीन जो अध्यक्ष थे, राज्यसभा के अध्यक्ष उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू ने उसके इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया। जब हमारे माननीय उपराष्ट्रपति या पीठासीन अध्यक्ष राज्यसभा ने
उस प्रस्ताव को खारिज कर दिया, जो प्रस्ताव हमारे माननीय मुख्य न्यायाधीश भारत गणराज्य श्री दीपक मिश्र पर चलाने की उसकी एक योजना या षड्यंत्र था। तो फिर उपराष्ट्रपति के फैसले माने या राज्यसभा के सभापति या उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू के फैसले के विरुद्ध फिर वो सुप्रीम कोर्ट गया। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने के लिए राज्यसभा आता है, राज्यसभा उसको खारिज कर देती है। तो फिर राज्यसभा के फैसले को फिर वो चुनौती देने के लिए वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है। इस कदर ये कपिल सिब्बल लोग जो है कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट को जो हमारी न्यायपालिका का माने वो शीर्ष संस्था है, उसको खिलौने के रूप में जो है इस्तेमाल कर रहे थे। तो जब वो सर्वोच्च न्यायालय पहुंचा कपिल सिब्बल, तब जब ये माजरा देखा तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायमूर्ति थे वो कह रहे थे कि यदि आपको बहस करना है बहस करिए, तो ताकि एक बार फैसला हो जाए। ये फिर डर गया और इसने केस को विड्रॉ कर लिया, महाभियोग केस को विड्रॉ कर लिया। तो इतना धूर्त है वो। और हालांकि ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय के विषय नहीं है। PFI से इसने पैसे भी लिए थे। भारत में आगजनी, तोड़फोड़, हिंसा, अस्थिरता फैलाने के लिए जो PFI ने पैसे मंगाए थे विदेश से, उसमें से 90 करोड़ उसको मिला था। तो ऐसे लोग इस मुल्क के लिए कलंक है। लेकिन मैं फिर से कह दे रहा हूँ, ये सारे कलंक और देश के दुश्मन हमारे नकली राष्ट्रवादी मोदी जी के तत्वाधान में पल रहे हैं। तो बात चल रही थी हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय और उनके मुख्य न्यायाधीश श्री उदय उमेश ललित जी के विषय में। तो उनसे एक विनम्र आग्रह है कि ये जो वकील हैं जिनका नाम अभी मैंने बताया, हालांकि कोई इनका नाम नहीं लेता, लेकिन मैं इस देश का नागरिक हूँ और जहाँ भी हमारी इतनी बेशकीमती हमारी संस्था और संस्था का जो शीर्ष है, संस्था का जो शीर्ष है माननीय सर्वोच्च न्यायालय की साख को गिराने वाले यही हैं कपिल सिब्बल, प्रशांत भूषण, दुष्यंत दवे, राजीव धवन, मीनाक्षी अरोड़ा इत्यादि। तो इनका कुछ इलाज करिए, परमानेंट इलाज करिए। और वो इलाज कैसे होगा, ये सब हमारे आदरणीय श्री यू ललित माननीय मुख्य न्यायाधीश भारत गणराज्य के पास वो काबिलियत, वो क्षमता, वो विवेकशीलता, वो डिस्क्रेशन उनके पास है कि कैसे इनका इलाज वो भी परमानेंट। और कौन ये तत्व है? भारत के न्यायपालिका का जो शीर्ष अंग है सर्वोच्च न्यायालय, उसकी साख को गिराने वाले और बराबर चिंतित रहा। और कई बार वक्तव्य भी आते हैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के कि अभी भी जनता का भरोसा है। हम भी कहते हैं भरोसा है, लेकिन जब इसी तरह से ये तत्व जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के साख को गिराते रहेंगे तो भरोसा भी कैसे कायम रहेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इनको कैसे डिफंक करें, कैसे निष्क्रिय करें। ये क्षमता, ये काबिलियत, ये डिस्क्रेशन, ये विवेकशीलता भी सब कुछ हमारे
आदरणीय श्री उदय उमेश ललित जी, माननीय मुख्य न्यायाधीश भारत गणराज्य और उनके भ्राता और उनकी बहन जो न्यायमूर्ति हैं सर्वोच्च न्यायालय के, तो सभी एक साथ सामूहिक रूप में, तो ये सारी उनकी काबिलियत है, क्षमता है और उनकी विवेकशीलता है। उसके आधार पर जो है इनका जो कोर्ट फिक्सिंग और सर्वोच्च न्यायालय को बुली करके अपने माफिक फैसले लेने की जो आदत है वो छूट जाए। तो इनको डिफंक्ट भी करना है, इनको निष्क्रिय भी करना है और अपनी माननीय सर्वोच्च न्यायालय की साख को बरकरार रखना है। ये चिंता है मुझे, जो कि मैं इस देश का भारतीय नागरिक हूँ और अपनी जो भारतीय अवाम ताकत दल है उसकी भी। और ये पैगाम भी भारतीय अवाम ताकत दल अपने भारतीय भाई बहनों को दे रहा कि हमारे देश के लोग भी हमारे जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय है उसके साख के विषय में चिंतित हों और इस तरह का निवेदन भी कर सकते हैं हमारे आदरणीय श्री उदय उमेश ललित जी, माननीय मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय, माननीय मुख्य न्यायाधीश भारत गणराज्य और उनके ब्रदर एंड सिस्टर न्यायमूर्ति गण से सब लोग सामूहिक रूप से संगठित होकर के इस समस्या का समाधान ढूंढे, ताकि ये जो अभी वकीलों का नाम दिया गया है इनको अस्थायी रूप से परमानेंटली इनको निष्क्रिय करें, निष्फल करें और इनकी उस तरह की हरकतों पर एक अस्थायी रूप से पाबंदी लगाए जिससे हमारी न्यायपालिका की साख जो है कोट ऊंचती हो। भारतीय नागरिक के चिंताओं का सम्मान करना हमारे माननीय उच्च न्यायालय गण और माननीय सर्वोच्च न्यायालय जरूर करता है और इस विषय में हमारे आदरणीय श्री उदय उमेश ललित जी, माननीय मुख्य न्यायाधीश भारत गणराज्य ने इस दिशा में पहल भी की है। उन्होंने सार्वजनिक रूप से भी घोषणा किया है कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति गण जो है जनता के सेवक हैं। तो ये बहुत बड़ा संदेश है। तो हमको बहुत बड़ी चिंता थी और खास करके आदरणीय श्री यू ललित के इन कदमों से बहुत आशा भी बची है। तो जो भी आपको 74 दिन रहना है या 72 दिन रहना है, ये काम करके जाइए। यह देश आपको याद करेगा और हमेशा इसके लिए ऋणी रहेगा। और इस जमाने से ये उत्पाद सब ये सब उत्पाद मचाए हुए थे और इससे अधिक कुछ नहीं कहना है। जो सारांश में जो विनती करनी थी वो हमने एक भारतीय नागरिक रूप में आदरणीय श्री उदय उमेश ललित जी माननीय मुख्य न्यायाधीश भारत गणराज्य और उनके साथी और उनके ब्रदर एंड सिस्टर न्यायमूर्ति गण से भी करती है और हमारी विनती को, हमारे आग्रह को वो जो है एक स्वस्थ तरीके से लेते हुए सर्वोच्च न्यायालय की जो शाख बचाने का जो बहुत पुनीत कार्य है उसको संपन्न करें। इन वकीलों को जिनका नाम बताया गया है उनको डिफंक्ट निष्क्रिय करके। तो
तो आप लोग जानते होंगे कि जब भी कोई लोकप्रिय मुद्दा इन राजनीतिक पार्टियों के द्वारा देखा जाता है तो उस मुद्दे को चुराने की इनकी आदत होती है। आज़ादी की जंग के दौरान ये जो कांग्रेस है, ये इसने आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़ी है। सच्चे अर्थों में ये अंग्रेजों की मुखबिर रही, दलाल रही, चमचा बनी रही और मुखौटा पहने हुई थी आज़ादी की लड़ाई का। तो यह इसने कभी भी आज़ादी की मांग भी नहीं की। पूर्ण आज़ादी की मांग हमारे अमर शहीद, जैसे हमारे शहीद आज़म भगत सिंह, अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद, अमर शहीद अशफाकुल्लाह जी, अमर शहीद खुदीराम बोस जी और अन्य अमर शहीद जो है, उनका नारा था कि अंग्रेज यहाँ से पूर्ण रूप से हटें, पूर्ण रूप से भागें, पूर्ण रूप से ये खाली करें ये भारत को, और ये हमारा ये और हमारे ऊपर, इस देश के ऊपर छोड़ दें कि वो किस तरह की व्यवस्था या किस तरह का शासन वो लागू करेगा। वहीं पर ये कांग्रेस वाले जो है आज़ादी की मांग इन्होंने कभी नहीं की। ये मांग कर रहे थे डोमिनियन स्टेटस की, लेकिन जब देखा कि हमारी आवाम में इन अमर शहीदों का जो है, यानी इन अमर शहीदों का पूर्ण आज़ादी का मुद्दा बहुत लोकप्रिय हो रहा है, तो इन कांग्रेसियों ने उसको चुरा लिया। इन कांग्रेसियों ने उसको चुरा लिया और चुराने के बाद इसके श्रेय देने की बात आई तो फिर ये गद्दार मोहनदास करमचंद गांधी ने, जबकि कांग्रेस अध्यक्ष बनने की वरीयता या नंबर जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल का था, उनको धक्का दे करके जो है उस गद्दार जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस अध्यक्ष बनवा करके उनसे जो है 30 दिसंबर 1929 को रावी नदी के तट पर घोषणा करवाई संपूर्ण आज़ादी की, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। क्योंकि कंप्लीट इंडिपेंडेंस की जो मांग थी वो कांग्रेस की थी ही नहीं, वो थी हमारे परम राष्ट्रभक्त और क्रांतिकारी अमर शहीदों का, शहीद आज़म भगत सिंह का, अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद का, अमर शहीद अशफाकुल्लाह का, अमर शहीद खुदीराम बोस का। तो ये इन सबों की आदत रही है हमेशा कि दूसरे का लोकप्रिय मुद्दा को चुराने की। तो इसी सिलसिले में यह भी स्पष्ट करना जरूरी है कि भारतीय ताकत दल का ये कार्नर स्टोन पैगाम है कि हमारे लिए और सभी भारतीय भाई बहनों के लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। तो उसी को चुराते हुए इन बीजेपी वालों ने इस रिपब्लिक भारत में एक कार्यक्रम रखवाया, राष्ट्र सर्वोपरि, वो नकल किया हुआ भारतीय आवाम ताकत दल के इस पैगाम का कि हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है, उसी की नकल करते हुए बीजेपी वालों ने रिपब्लिक भारत से एक कार्यक्रम करवाया कल। तो इस नकल किए हुए रिपब्लिक भारत के द्वारा और ये कार्यक्रम करवाया किसने? इस बीजेपी ने, रिपब्लिक भारत के द्वारा इस नकल किए हुए प्रोग्राम राष्ट्र सर्वोपरि की कलई कैसे खुलती है, जरा इसको भी हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन जरा इसको देखें। जरा सोचिए कि जब राष्ट्र सर्वोपरि है तो इस राष्ट्र को
टुकड़े टुकड़े करने वाले, और टुकड़े टुकड़े का और इस राष्ट्र को टुकड़े टुकड़े करना और इसकी बर्बादी तक जंग जारी रखना, वो जारी रखना। ऐसे कन्हैया कुमार जिस पार्टी में हों, मतलब जीएनपीसी में हों, उनके भी नेताओं को ये रिपब्लिक भारत ने आमंत्रित किया। अब सवाल ये है कि यदि रिपब्लिक भारत या बीजेपी वालों के लिए राष्ट्र सर्वोपरि है, तो उसी राष्ट्र के टुकड़े टुकड़े करना और उसी की बर्बादी तक जंग जारी रखना जो है, क्या ये राष्ट्रद्रोह नहीं है? और उसको उस राष्ट्र सर्वोपरि नामक कार्यक्रम में उसको बुलाना, क्या यह राष्ट्रद्रोह नहीं है? और उसमें देखा गया, मैंने कि कैसे इसकी कलई खुलती है, इसको हमारे आदरणीय भारतीय भाई बहन देखें। और मैंने देखा कि चाहे पीयूष गोयल हों, चाहे स्मृति ईरानी हों, और लोग भी आगे बोले, उनके कहने पर जाइए, उसको जो जिस मैंने राहुल गांधी की देश विरोधी, भारत विरोधी जो गतिविधियां हैं, विशेष करके डोकलाम के मुद्दे पर, जो पिछले 4 साल पहले डोकलाम के मुद्दे पर, और ये बात जो है कई बार भारतीय अवाम ताकत दल ने अपनी पूरी अवाम को बताया इसी यूट्यूब के वीडियो के माध्यम से, कि जब पिछले जबकि 4 साल पहले डोकलाम के मुद्दे पर, और डोकलाम जगह वास्तव में वो भूटान की है, और डोकलाम में जो है दुश्मन चीन की नज़र इसलिए है कि एक चिकन नेक यानी मुर्गी की गर्दन की तरह दिखने वाला भारत का नक्शा देखें, भारत का नक्शा जरा गौर से देखिए, तो एक माने चिकन नेक या मुर्गे की गर्दन की तरह एक हिस्सा दिखाई पड़ता है कि उस मुर्गे की गर्दन के बाद उसके गर्दन क्या है, ये सातों वो पूर्वोत्तर भारत के प्रांत, तो सातों या 7 भारत के जो प्रांत हैं, वह जो है वह चिकन नेक के बाद ही मिलता है। और चिकन नेक इसलिए भी है कि करीब 50 किलोमीटर लंबा, 18 से 20 किलोमीटर चौड़ा, इतना खतरनाक, एक ओर से नेपाल, दूसरी ओर से बांग्लादेश। भारत के जो दुश्मन हैं अंदर भी, भारत में बाहर भी, और चीन जैसा माने घातक दुश्मन हमेशा नजर रहती कि यदि इस चिकन नेक को, मुर्गे की गर्दन को काट दिया जाए, तो पूरा का पूरा पूर्वोत्तर भारत जो है भारत से अलग हो जाएगा। तो इस पर बराबर नजर रहती है देश के दुश्मनों की, यानी चाहे वो देश के अंदर हो, चाहे देश के बाहर हो। तो इसी को देखते हुए ये जबकि जमीन थी भूटान की, वहीं पर आकर के चीनी सैनिक अपना बुलडोजर और जेसीबी, जो कि सड़कें बनाने के लिए जो यानी मशीनें जो लगती हैं, लेकर वो पहुंच गए थे। अब भूटान की छोटी सी आर्मी है, वैसे भी जो समझौते हुए हैं भूटान और भारत के बीच में, कि भूटान की रक्षा की जिम्मेदारी भारत की है। तो उसी जिम्मेदारी को देखते हुए भारत ने अपनी सेना वहाँ पर लगाई, और चीन की भी सेना वो तैनात थी। तो दोनों पक्षों में, दुश्मन चीन की और भारत की सेनाएं लगभग 70-72 दिन तक वो डटी रही।
और अंत में खैर मेरी चीन की सेना पीछे हटी, ऐसी बात नहीं है। तो जिस समय भारत की सेनाएं और दुश्मन चीन की सेनाएं आमने सामने डटी हुई थी और आशंका ये भी थी कि किसी भी वक्त युद्ध छिड़ सकता है, उसी वक्त ये राहुल गांधी दुश्मन चीन के राजदूत से ये मिलता है, चोरी छिपे और अंधेरे में। तो पहले तो ये झूठ बोलता रहा कि ये नहीं मिला है, लेकिन जब काफ़ी घेरा गया मीडिया और अन्य लोगों के द्वारा, तब जाके कबूला ये मिला। तो इसका संदर्भ चाहे स्मृति ईरानी हो, चाहे पीयूष गोयल हैं, जब भी संदर्भ आता है कि भाई ये तो इनसे मिलते हैं। भारतीय अवाम ताकत दल बीजेपी से जिसके कि ये स्मृति ईरानी भी हैं और पीयूष गोयल भी हैं, उनसे ये सवाल कर रहा है कि क्या ये गतिविधि देश के खिलाफ गद्दारी नहीं है? यह देश को बताएं। मतलब कि जिस समय दुश्मन चीन के साथ युद्ध जैसी स्थिति हो, उस समय दुश्मन चीन के राजदूत से मिलना देश के साथ गद्दारी नहीं है। ये बात ये मोदी महोदय खुद बीजेपी वाले देश को बताएं कि क्या यह जो है राहुल गांधी की हरकत जो है देशद्रोह नहीं है, गद्दारी नहीं है। ये हमारे भारत के लोग भी अच्छी तरह जानते हैं कि ये सरासर गद्दारी है, लेकिन बीजेपी वाले कभी भी इस राहुल गांधी को गद्दार नहीं करते। और न मीडिया वालों से और न मीडिया वालों को भी इस राहुल गांधी को गद्दार नहीं कहने देते। तो जहां पर राहुल गांधी इसे घोर गद्दार को गद्दार न कहा जाए और जिस शीर्षक के अधीन ये कार्यक्रम किया जाए कि राष्ट्र सर्वोपरि, तो राष्ट्र सर्वोपरि जो किस तरह का जो उपहास कर रहा था, राष्ट्र सर्वोपरि का जो माने जो शीर्षक था, जो शीर्षक था उस कार्यक्रम का, तो राष्ट्र सर्वोपरि हुआ था। राष्ट्र के गद्दारों का नाम मैंने गद्दारों का नाम तक लेने का न मंशा हो न साहस हो, जिस कार्यक्रम को तो ये कैसा राष्ट्र सर्वोपरि उनके लिए। तो ये जो नकल किया हुआ है भारतीय जनता दल के उस सिद्धांत का कि राष्ट्र सर्वोपरि है, उसका नकल करके ये रिपब्लिक भारत ने जो बीजेपी की सह से ये किया, जो बीजेपी के ही सह से देश के गद्दार राहुल गांधी को गद्दार न तो कहता है और न तो रिपब्लिक भारत जैसे अन्य टीवी चैनलों से वो कहलवाता है। और बार बार जो ये मोदी हैं, देश के सबसे कायर, निकम्मा, अराजक प्रधानमंत्री, इनके दौरान में इतनी अराजकता फैली और इन्होंने जो कायरता दिखाई और जितनी जो है संघीय अनुशासनहीनता हुई, शायद ही किसी और प्रधानमंत्री के वक्त में हुई होगी। और इस बात को राष्ट्र सर्वोपरि नामक कार्यक्रम चलाने वाले बीजेपी के शाह पर वो भी इस बात को जान लें कि जो जिस मोदी का झूठा महिमा मंडन वो करवाते हैं, क्या मोदी महोदय ने
हमारे राष्ट्रीय दिवस 26 जनवरी को शर्मसार नहीं किया। 2 साल पहले अपने दिल्ली पुलिस के 500 से लेकर 450 से लेकर 500 दिल्ली पुलिस के जवानों को देश विरोधी तत्वों, आतंकवादियों के द्वारा पिटवा दिया। और एक आतंकवादी तो हमारे दिल्ली पुलिस के जवान पर ट्रैक्टर चढ़ा करके मारना चाहता था। और ये मोदी महोदय, इन्होंने पूरा मौका दिया उन आतंकवादी ताकतों को, देश विरोधी ताकतों को, कि हमारे राष्ट्रीय गौरव लाल किले पर चढ़ करके हमारे दूसरे राष्ट्रीय गौरव तिरंगे को हटा करके खालिस्तानी आतंकवादी का झंडा लगवाया। और कौन भारत, जिसको कि ये बोलते हैं कि विश्व की महाशक्ति बनने जा रहा है। विश्व की महाशक्ति बनने वाले भारत का तिरंगा लाल किले पर, वहाँ उसे हटा करके आतंकवादी खालिस्तानी वो झंडा लगाना, क्या यह देश को शर्मसार करने की तरह नहीं है? तो मोदी महोदय ने हमेशा जो है इस देश को शर्मसार किया है, इन आतंकवादियों को पाल करके, इन देश के दुश्मनों को पाल करके और उनके हौसले बढ़ा करके। ये कैसी जो है वो झूठी मेहमान मंडल सब करते हैं कि मोदी महोदय ने देश में नाम किया और एससीओ में बहुत नाम किया, उनकी बहुत इज्जत है। इस तरह से नाम कमाने का एक ढोंग जीएनपीसी ने भी किया था कि नेहरू ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत नाम कमाया था, बहुत नाम कमाया हुआ है। तो वो क्या घाव दे गया भारत को, यह भारत के लोग अच्छी तरह जानते हैं। तो विश्व में नाम कमाना और अपने देश को विश्व में नाम कमाने का हवा खड़ा करना, और अपने देश को जो है वो भी राष्ट्रीय दिवस 26 जनवरी के दिन। और इतने पर ही मोदी महोदय को संतोष नहीं हुआ। जिन्होंने इस देश को शर्मसार किया, या जिनको मोदी जी ने पूरी छूट दी देश को शर्मसार करने की, उन्हीं को मोदी महोदय संसद में कहते हैं कि जब तक मोदी है तब तक मजे लीजिए। उसका तात्पर्य यह है कि जब तक मोदी है, देश विरोधी ताकत, देश के दुश्मन, देश के गद्दार जो है वो गद्दारी करते रहे। ये छूट दी है मोदी महोदय, और ये राष्ट्रवादी बनते हैं। और उन्हीं के नाम पर जो है राष्ट्र सर्वोपरि नाम का जो है वो प्रोग्राम कर रहा था रिपब्लिक भारत। ऐसे तमाम टीवी चैनल, मैंने देश के गद्दारों का महिमा मंडन करने वाले कई और चैनल हैं। हमारे देश के आदरणीय भारतीय भाई बहन इन चैनलों को अच्छी तरह से पहचानें। हालांकि अब मैंने सोशल मीडिया और यूट्यूब पर तमाम इस तरह की खबरें आती हैं कि इस तरह के बने वो राष्ट्र सर्वोपरि, देश हित, राष्ट्र सब नाम लेते हैं, लेकिन सब उनकी कारगुजारियाँ, उनके कारनामे भारत विरोधी होते हैं। तो हमारी आवाम उनको बहुत अच्छे से पहचाने। एक YouTube पर एक वीडियो देखा गया, वो जो पत्रकार है बीजेपी या मोदी का अंधभक्त, वो प्रदीप सिंह, वो एक तर्क दे रहा था कि मोदी जी जो है केरल में उन्होंने भाषण किया था कि जो क्रिश्चियन
पूर्वोत्तर भारत के, खास करके नागालैंड और मिजोरम के, या मेघालय में भी हो सकते हैं, तो उन यानी भारतीय जनता पार्टी के क्रिश्चियन जो नेता हैं उनको केरल में घुमाया जाए और हिंदू क्रिश्चियन की एकता बनाई जाए। अब देखिए, यही राष्ट्रवादी हैं और इन्हीं के नाम पर जो है राष्ट्र सर्वोपरि नाम का वो प्रोग्राम होता है। जो कभी हिंदू एकता की बात करेंगे, हिंदू और क्रिश्चियन के विषय में एकता की बात करेंगे, कभी भी ये भारतीय एकता की बात नहीं करते हैं। हमारे देश ने देखा होगा कि जब ये भारतीय जनता दल सिर्फ भारतीय एकता की बात करता है, तो इस एकता से घबरा करके वो इस एकता के अभियान से घबरा करके वो आरएसएस का जो मुखिया प्रमुख मोहन भागवत कह रहा है कि हाँ, हिंदू और मुस्लिम के बीच में एकता होनी चाहिए, क्योंकि दोनों का डीएनए एक है। डीएनए एक है कहने के पीछे उसकी मंशा, उसकी गंदी मानसिकता ये थी कि जो हमारे इस्लाम आस्था वाले भारतीय भाई बहन हैं, वो जो है कन्वर्टेड हैं हिंदू से। इस तरह की कुत्सित मानसिकता और इसका प्रसार दोनों जो है भारत द्रोह है। भारतीय जनता दल तो कहता है कि भाई किसी का कोई भी पंथ हो, इस्लाम हो, ईसाई हो, हिंदुत्व हो या हिंदू सनातन हो या सिख पंथ हो, इससे कोई मतलब ही नहीं है, सभी भारतीय हैं। ये जो है इस भाव का जो है वो अनादर। और उसी राष्ट्र सर्वोपरि नामक जो कार्यक्रम था, तो उसमें असदुद्दीन ओवैसी के भी कुछ वक्तव्य थे। असदुद्दीन ओवैसी जो है बराबर संविधान की बात करता है कि हमारा जो है हमारे लिए संविधान सर्वोच्च है, लेकिन उस संविधान का जो आदेश है, निर्देश है, जो उसका पैगाम है कि हम भारत के लोग हैं, इसका बराबर वो